औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे आज के टॉपिक का उन्वान है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। वर्क ऑफ फ्रेडरिच मिस्टर। अ जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिच मिस्टर डिस्कवर्ड डीएनए in 1869. He discovered DNA only 4 years after Mendel work was published. मिस्टर ने ये कैसे किया? उसने वाइट एसिडिक सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट किया ह्यूमन पस सेल से और फिश के स्पर्म से। He called this white acidic substance nuclein because it seemed to be specifically associated with the nucleus. क्योंकि उसने ये मटेरियल न्यूक्लियस से लिया था तो उसने इसको न्यूक्लियन का नाम दिया। सिंस न्यूक्लिक वाज एसिडिक, उसकी नेचर चूँकि एसिडिक थी तो उसने उसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दे दिया। ये फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़े हैं। थायमीन, गानिन, साइटोसिन, यूरासिल और एडिनिन, फॉस्फेट ग्रुप और इनको मिलाकर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो दूसरा उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो वर्क ऑफ पीए लेविन है। 1920 में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो था वो डिटरमिन किया बायोकेमिस्ट पीए लेविन ने, जिसने फाइंड आउट किया कि डीएनए के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स? पहला कंपोनेंट फॉस्फेट PO4 ग्रुप है, दूसरा पेंटोज राइबोज 5 कार्बन शुगर्स हैं और तीसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं जो कि प्यूरिन्स कहलाती हैं और पैरिमिडीन्स। लेविन ने कंक्लूड किया कि डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है? इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर चेन कैसे बनाई जाती है? तो ये चेन जिन बॉन्ड से मिलकर बनती हैं उनको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो 5' फॉस्फेट एंड 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड कार्बन जो हैं वो अलाउ करती हैं डीएनए और आरएनए को कि वो लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनाएं आफ्टर अ डिहाइड्रेशन। तो 5' पर जो फॉस्फेट लगा होता है और 3 पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 और 3 पर, तो वो बॉन्ड्स बनाती हैं फॉस्फेट ग्रुप के साथ और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और इस तरह से लॉन्ग चेन्स बनती हैं न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड्स की और डीएनए और आरएनए की। They eliminate a water molecule and form a covalent bond which links the two groups. Linkage is called a phosphodiester bond because the phosphate group is linked to the two sugars by means of a pair of ester bond. तो लिंकेज जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाती है। 2 पेंटोज शुगर्स के दरमियान एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऐड होता है, एक कार्बन के कार्बन नंबर 3 के साथ और दूसरे कार्बन के कार्बन नंबर 5 के साथ। तो POC बॉन्ड बनता है जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाता है। 2 यूनिट पॉलीमर रिजल्टिंग फ्रॉम देयर रिएक्शन स्टिल हैज़ अ फ्री 5' पेंटोज phosphate group at one end and free 3' hydroxyl group at the other, so that it can link to other nucleotides. In this way many thousands of nucleotides can join together in long polynucleotide chains, जैसे कि सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है। बुक के ऊपर भी ये बहुत क्लियर बना हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं वर्क ऑफ एर्विन चेरगफ। एर्विन चेरगफ शोड दैट द अमाउंट ऑफ एडिनिन इन डीएनए जो है वो हमेशा इक्वल होती है अमाउंट ऑफ थायमीन के और गानिन की अमाउंट जो हमेशा इक्वल होती है साइटोसिन के। तो प्यूरिन और पैरिमिडीन की इक्वल प्रोपोर्शन या मिकदार हमेशा पाई जाती है। तो A+G और C+T की मिकदार हमेशा आपस में बराबर होती है। उसके बाद है वर्क ऑफ फ्रैंकलिन एंड विल्किंस एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस। ब्रिटिश केमिस्ट रोसलिंड फ्रैंकलिन कैरिड आउट एन एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए। इन दिस एनालिसिस एक मॉलिक्यूल डीएनए का उसने लिया और उसको बम्बार किया बीम ऑफ एक्सरे से
जब इंडिविजुअल रेस जो थी वो एनकाउंटर की या टकराई एटम्स के साथ तो वो अपने रास्ते से मुड़ गई। सो द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज रिकॉर्डेड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, और मुड़ने की वजह से उनका जो शेडो बना वो फोटोग्राफिक फिल्म पर रिकॉर्ड हो गया। दिस पैटर्न गिव्स 3D स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। इससे उन्होंने DNA के मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया। Rosalind Franklin prepared this X-ray diffraction pattern of DNA in the laboratory of British biochemist Wilkins, who prepared DNA fibers। इससे उन्होंने DNA की फाइबर्स का मॉडल तैयार किया। उसका रिज़ल्ट क्या था कि डिफ्रैक्शन पैटर्न से उन्हें पता चला कि DNA मॉलिक्यूल जो है वो एक हेलिक्स या बालदार रस्सी की शक्ल का है, और उसका डायामीटर जो है वो 2 नैनोमीटर है, और एक हेलिकल जो टर्न है वो 3.4 नैनोमीटर के बाद आता है। यानी दो रस्सियां हैं जो या धागे हैं जो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, और उनके दरमियान, दोनों धागों के दरमियान जो फासला है वो 2 नैनोमीटर का है, और हर 3.4 नैनोमीटर के बाद वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्क ऑफ वाटसन एंड क्रिक, जो कि उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के ऊपर या मॉडल ऑफ DNA के ऊपर किया। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक दो यंग रिसर्चर्स थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। उन्होंने लर्न किया अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकलिन रिजल्ट। फ्रैंकलिन के रिज़ल्ट से उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, और उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ DNA मॉलिक्यूल या उसका मॉडल बनाने की कोशिश शुरू कर दी, और इसको 1953 में पब्लिश कर दिया। उन्होंने जो DNA मॉलिक्यूल बनाया उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थे कि पहला पॉइंट ये था कि DNA मॉलिक्यूल जो है सिंपल डबल हेलिक्स है विद द बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स पॉइंटेड इनवर्ड टूवर्ड ईच अदर एंड फॉर्म बेस पेयर्स। एक दो लंबे स्टैंड्स हैं जिनके बेसिस जो हैं स्टैंड के दरमियान सीढ़ी की तरह जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की तरफ जुड़े हुए हैं। बेस पेयर जो हैं वो प्यूरीन और पिरिमिडीन से मिलकर बनते हैं, यानी दोनों, एक प्यूरीन जो है वो पिरिमिडीन के साथ पेयर बनाती है, यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल और एक छोटा मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल का जो डायामीटर है वो 2 नैनोमीटर पर कांस्टेंट रहता है। बेस पेयर जो हैं वो प्लानर हैं, फ्लैट हैं, और 0.34 नैनोमीटर पार्ट होते हैं एक दूसरे से, और उसकी वजह से हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से, यानी उनके दरमियान जो इंटरेक्शन है उनकी एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दूर रहने की, इसकी वजह से ये बेस पेयर एक दूसरे से 0.34 नैनोमीटर दूर रहते हैं। तो चूँकि हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं बेसिस की दरमियान इन बेस पेयर में, तो डबल हेलिक्स जो है वो स्टेबलाइज डबल DNA मॉलिक्यूल बनाती है, जिसमें 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। एक चेन 3' से 5', 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ को मूव कर रही होती है, और दूसरी जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, जिसकी वजह से उनके बेस पेयर आमने सामने आ जाते हैं और वो बॉन्ड बना देते हैं। इन द डबल हेलिक्स एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमीन, guanine form 3 hydrogen bonds with cytosine. Adenine will not form proper hydrogen bonds with cytosine, and guanine will not form hydrogen bonds with thymine. That is, base pairs are complementary to each other. Adenine and thymine will always occur in the same proportion in any DNA molecule, as well guanine and cytosine because of this base pairing. तो एडेनिन और थायमीन जो हैं उनकी मिकदार हमेशा बराबर होगी, और गानिन और साइटोसिन की मिकदार भी हमेशा बराबर होगी। तो ये मॉडल जो है वो डायग्राम में दिखाया हुआ है। डायग्राम में आप देख सकते हैं माइनर ग्रूव है, मेजर ग्रूव है, और दोनों ग्रूव्स के दरमियान जो फासला है वो 3.4 नैनोमीटर का है, और गानिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है साइटोसिन के साथ, और एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है थायमीन के साथ।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए का डिवाइड होकर नया डीएनए बनाना और उसकी मिकदार का डबल हो जाना, यानी जितना डीएनए पहले से मौजूद है उसका अपनी मिकदार से डबल हो जाना। तो डीएनए मॉलिक्यूल अपने जैसा नया डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनाता है, इसके लिए जो है वो 3 मॉडल्स जो हैं वो बताए गए हैं। पहला है सेमी कंजर्वेटिव थ्योरी, दूसरी है कंजर्वेटिव थ्योरी और तीसरी है डिस्पर्सिव थ्योरी। तो पहली है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल। In semi-conservative replication model, 2 strands of the duplex separate out, each acting as a model or mold template along which new nucleotide strands are arranged, thus giving rise to 2 new duplexes containing 1 new and 1 old strand each। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए का मॉलिक्यूल दरमियान में से अलग अलग हो जाता है दोनों स्ट्रैंड्स, और हर अलग होने वाले स्ट्रैंड के साथ एक नया स्ट्रैंड बन जाता है। तो नया जो डीएनए बनता है उसमें से एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक नया होता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो कंजर्व्ड होता है, वेयर सेकेंडरी न्यू स्ट्रैंड स्ट्रक्चर हैज़ बीन डिसरप्टेड। तो दूसरा जो मॉडल है वो है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल जो है स्टेट करता है कि पेरेंटल डबल हेलिक्स वुड रिमेन इंटैक्ट एंड जनरेट डीएनए कॉपीज कंसिस्टिंग ऑफ इंटायरली न्यू मॉलिक्यूल। इसके मानने वाले ये कहते हैं कि पुराना डीएनए मॉलिक्यूल वैसे ही रहता है और नया डीएनए मॉलिक्यूल अलग से बनता है जिसके दोनों स्ट्रैंड्स नए होते हैं। तीसरी है डिस्पर्सिव मॉडल। इस मॉडल में ये कहा जाता है कि पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर टूट जाता है, डिस्पर्स हो जाता है और फिर दोबारा से तमाम डॉटर मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलकर नए डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं, जिसमें कुछ पुराने मॉलिक्यूल होंगे और कुछ नए। ये डायग्राम में सामने दिखाए गए हैं तीनों मॉडल। एक में ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल जो है वो उसमें एक नया स्ट्रैंड है और एक पुराना है, दूसरे में एक पूरा डबल स्ट्रैंड नया है और एक पूरा डबल स्ट्रैंड पुराना है, और तीसरे में डॉट के साथ दोनों स्ट्रैंड्स को शो किया गया है। तो अब हम देखते हैं मीजल्सन सेटहाल एक्सपेरिमेंट। 3 hypotheses of DNA replication were evaluated by Matthew Michelson and Franklin Settahal of the California Institute of Technology in 1958। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बैक्टीरिया के ऊपर, रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया N15 का, और उनके एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं कैसे हैं। They grew bacteria in medium containing heavy isotope of nitrogen N15। This isotope was incorporated into the basis of bacterial DNA। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनके अंदर नाइट्रोजन होती है। उन्होंने पहले नॉर्मल बैक्टीरिया लिए और एक ऐसा मीडियम तैयार किया जिसमें जब इन बैक्टीरिया को कल्चर किया जाए या ग्रो किया जाए या उनकी परवरिश की जाए तो वो N14 की बजाय उनमें N15 इनकॉर्पोरेट हो जाए। N15 का ये फ़ायदा है कि ये जहाँ मौजूद होता है वहाँ पर रेडिएशन सक्रीट करता है और इनकी मदद से, रेडिएशन की वजह से इसको डिटेक्ट किया जाता है। After several generation, the DNA of these bacteria was denser than that of bacteria grown in a medium containing the lighter isotope of nitrogen N14। अब उनके पास 2 तरह के बैक्टीरिया तैयार हो गए। एक बैक्टीरिया जिसके अंदर N15 था, उनका वज़न ज़्यादा था और वो डेंसर थे, और दूसरे नॉर्मल बैक्टीरिया जिनका वज़न कम था और उनके अंदर नाइट्रोजन N14 थी। उन दोनों साइंसदानों ने फिर N15 वाले बैक्टीरिया को दोबारा नॉर्मल मीडियम N14 वाले में शिफ्ट कर दिया और कलेक्ट किया डीएनए एट वेरियस इंटरवल। मुनासिब वक्फों के बाद जब उनके बैक्टीरिया की एक जनरेशन नई पैदा हो गई और उसके बाद जब 2 जनरेशन नई पैदा हो गई, जब 3 जनरेशन नई पैदा हो गई, इन तीनों वक्फों के बाद उन्होंने बैक्टीरिया को वहाँ से अलग किया। दे डिज़ोल्व द डीएनए इन सीजियम क्लोराइड। सबसे पहले उन्होंने एक जनरेशन के बाद बैक्टीरिया का एक ग्रुप वहाँ से अलग कर लिया और उसका डीएनए निकाल कर उसको सीजियम क्लोराइड में डिज़ोल्व किया और फिर उनको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में हाई स्पीड पर घुमाया। तो उसके अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड्स थे डिफरेंट डेंसिटीज़ के वो अलग अलग हो गए और इनॉर्मस सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जनरेटेड बाय द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कास्ट सीजियम आयंस टू माइग्रेट टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब
creating a gradient of cesium chloride and thus of density। तो सीजियम क्लोराइड जो था वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर सेटल डाउन हो गया, ऊपर से नीचे तक, नीचे ज़्यादा और ऊपर कम, क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट ऑफ सीजियम क्लोराइड। अब डीएनए फ्लोट जो था कर रहा था वो भी ग्रेडियंट के साथ सिंक हो गया, यानी जिस डीएनए सीजियम क्लोराइड के साथ उसकी डेंसिटी मैच कर रही थी वहाँ पर वो सिंक हो गया। It reaches the position where its density exactly matches the density of cesium chloride. Because N15 strands were denser than N14 strands, they migrate further down the tubes to a denser region of cesium chloride gradient. N15 वाले strands ट्यूब के वज़न में हैवी थे तो वो नीचे चले गए और N14 वाले strands ऊपर रह गए। उसके बाद उन्होंने जो ऑब्ज़र्वेशन की वो सामने डायग्राम में दिखाई हुई हैं बुक में। तो पहली ऑब्ज़र्वेशन उन्होंने क्या की कि द बैंड्स ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ फिगर शो N15 DNA विच इज़ हैवियर एंड इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द ट्यूब, टेस्ट ट्यूब नंबर 2। तो N15 वाले बैंड्स हाई थे तो डेंसिटी वाले थे तो वो बॉटम में चले गए। मिडल बैंड F1 इज़ अ हाइब्रिड। जब उन्होंने एक जनरेशन के बाद उसमें से डीएनए निकाला तो वो हाइब्रिड डीएनए था, उसमें एक स्टैंड N15 का था और दूसरा N14 का था और ये N15 वाले बैंड से ऊपर बना। दिस इज़ आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, टेस्ट ट्यूब नंबर 3। इन द सेकेंड राउंड ऑफ टेस्ट ट्यूब रेप्लिकेशन F2 2 बैंड्स आर विजिबल। दूसरे राउंड के बाद 2 बैंड्स नज़र आए, एक हाइब्रिड लेवल पर और दूसरा जो था वो लाइटर बैंड जो N14 का था। टेस्ट ट्यूब नंबर 4। फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में क्या हुआ? आफ्टर द बैक्टीरिया कंप्लीटेड देयर फर्स्ट राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन द N14 मीडियम, N14 के मीडियम में जब बैक्टीरिया ने अपनी फर्स्ट राउंड जो है रेप्लिकेशन का वो कंप्लीट किया तो डेंसिटी ऑफ देयर डीएनए जो थी वो कम हो गई उस वैल्यू से और वो दरमियान में आ गई N14 डीएनए और N15 डीएनए के F1 में। जब सेकेंड राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो 2 डेंसिटी क्लासेस डीएनए की जो थी वो ऑब्ज़र्व की गई, वन इंटरमीडिएट एंड वन इक्वल टू दैट ऑफ N14। तो इसका कंक्लूजन और रिज़ल्ट क्या आया कि दोनों साइंसदानों ने इस रिज़ल्ट को इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया कि आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन ईच डाटर डीएनए डुप्लेक्स वाज हाइब्रिड। एक राउंड जब रेप्लिकेशन का हुआ तो डीएनए डुप्लेक्स जो था वो हाइब्रिड था जिसमें एक हैवी स्ट्रैंड था और एक लाइटर। इस वजह से उनका जो बैंड बना वो दोनों N15 और N14 वाले बैंड के दरमियान में आ गया। When this hybrid duplex replicated, जब ये दोबारा रेप्लिकेट हुआ तो इसने एक स्ट्रैंड हैवी दिया और एक लाइट। तो नया जो मीडियम था उसमें सिर्फ N14 था, तो नए जो स्टैंड बने उसमें से आधे जो थे वो हाइब्रिड थे और आधे जो थे वो N14 वाले थे। तो इस वजह से 2 बैंड आपको नज़र आए, एक इंटरमीडिएट लेवल पर और एक N14 वाले लेवल पर टेस्ट ट्यूब के ऊपर। दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली कन्फर्म द रेप्लिकेशन ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल दैट डीएनए रेप्लिकेट इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन लैगिंग एंड लीडिंग स्ट्रैंड, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन। तो लैगिंग स्ट्रैंड या डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन क्या होता है कि लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो ओरिएंटेड और सेंसिसाइज्ड होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फॉर्म, और लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो फेसिंग एंड सेंसिसाइज होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्म। एक सीधा बनता है स्टैंड और दूसरा उल्टा बनता है। तो जो सीधा स्टैंड बनता है वो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन करता है, जो उल्टा स्टैंड बनता है वो डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन करता है, और उसके जो छोटे छोटे पीसेस बनते हैं उनको कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो लीडिंग स्टैंड सिंथेसिस में नहीं होता। बाद में जो है इन फ्रेगमेंट्स को जिन्हें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं वो
डीएनए लाइगेज की मदद से फिल कर दिए जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोक्रोमाटिन एंड यूक्रोमाटिन। तो डीएनए के कुछ हिस्से जो हैं वो कॉन्स्टेंटली पैक्ड रहते हैं और कभी एक्सप्रेस नहीं होते, उन्हें हेट्रोक्रोमाटिन कहते हैं। जब उन्हें स्टेन किया जाता है तो वो डार्कली स्टेन्ड होते हैं और इनएक्टिव होते हैं, जबकि यूक्रोमाटिन जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं और एक्सप्रेस होते हैं और ये लाइटली स्टेन्ड होते हैं और हाईली एक्टिव होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। तो डीएनए एक ही टाइप का होता है, लेकिन आरएनए या 3 टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। तो मेन डिफरेंस ये है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, और डीएनए मोस्टली न्यूक्लियस में होता है, लेकिन मैसेंजर आरएनए जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, और बाकी दोनों आरएनए जो है वो सिर्फ राइबोसोमल आरएनए सिर्फ राइबोसोम्स में होता है, और जो ट्रांसफ़र आरएनए वो साइटोप्लाज्म में होता है। और जो डीएनए है उसकी मिकदार जो है वो डिफरेंट सेल्स ऑफ स्पीशीज़ में डिफरेंट होती है, और मैसेंजर आरएनए 3.4% होता है, और राइबोसोमल आरएनए 80% होता है, और ट्रांसफ़र आरएनए 10 to 20%। तो डीएनए जो है वो कोडेड इंस्ट्रक्शंस के तौर पर एक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस की और बाकी चीज़ों की, और जो मैसेंजर आरएनए वो डीएनए से बनाया जाता है, और ये डीएनए के कोड को लेकर न्यूक्लियस से और लेकर राइबोसोम तक जाता है और प्रोटीन बनाता है। और राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है और मैसेंजर आरएनए को अपने साथ अटैच करने में हेल्प करता है, और ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड कैरी करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर जो है वो कंस्ट्रक्टिव रीजन है जो कि क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है विद हाईली स्पेशलाइज्ड रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस। काइनेटोकोर जो है वो प्रोटीन कम्प्लेक्स है। काइनेटोकोर रिसेंबल्स ऑन द सेंट्रोमियर, यानी काइनेटोकोर्स जो हैं वो प्रोटीन का एक कम्प्लेक्स होता है जो सेंट्रोमियर के ऊपर पाया जाता है, जबकि सेंट्रोमियर जो है वो एक ख़ास इलाका होता है जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर पाया जाता है। सेंट्रोमियर्स जो हैं वो विजिबल होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से एज कंस्ट्रिक्टेड रीजन ऑन द कंडेंस्ड क्रोमोसोम। काइनेटोकोर जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आते। सेंट्रोमियर्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को अपने साथ अटैच नहीं कर सकते, लेकिन काइनेटोकोर्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को अपने साथ अटैच करने की सलाहियत रखते हैं।